अगर आपको प्रॉब्लम ट्रीट नहीं कराना है डॉक्टर्स के पास जाके, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास हर 6 महीने पे जाना होगा। ओह माय गॉड। ताकि वो आपका रेगुलर चेकअप करे। और यहाँ हम पेशेंट को सिर्फ डेंटल ट्रीटमेंट नहीं देते, बल्कि फॉर बियॉन्ड बहुत सारी चीज़ें हम उन्हें। बच्चों की ब्रशिंग तो स्टार्ट कर देनी चाहिए जब उनके मुंह में पहला दांत आता है जी। इवन दांत नहीं भी रहता है तो उसको कॉटन से उसके गम्स को क्लीन वाइप करना करना चाहिए चाहिए। जी। हाँ, आप म्यूजिक के साथ भी ट्रीटमेंट करते हैं? ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं भी ये करता हूँ। लाइक सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल कुछ Right. ऐसा मेलोडी या कुछ भी, उससे क्या होता है दोनों लोग के लिए बहुत अच्छा होता है। जब कोई बोलता है कि आपका प्रोफेशन है, तो मुझे लगता है अभी प्रोफेशन नहीं है, अभी मेरा लाइफ लॉन्ग पैशन है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विविध टॉक्स। मैं हूं श्रद्धा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वहाँ हमें अपने सबसे लीस्ट केयर्ड बॉडी ऑर्गन के बारे में, या यूं कह लें कि बॉडी पार्ट के बारे में, ऑर्गन इज़ नॉट द राइट वर्ड, बॉडी पार्ट के बारे में हम बात करेंगे, जो वैसे तो लीस्ट केयर्ड है। सबसे ज़्यादा हम उसका ख्याल रखते हैं, उसकी परवाह करते हैं, पर वो है बहुत इम्पॉर्टेंट। हम जो भी खाते हैं, जो भी हमारे शरीर के अंदर जाता है, उसको शरीर के अंदर तक ले जाने में वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। और एक खूबसूरत सी स्माइल अगर और खूबसूरत होती है, तो उसके पीछे भी उसी बॉडी पार्ट का योगदान रहता है। अगर आप सही गेस कर पा रहे हो और मैं सही गेस करवा पा रही हूँ, तो जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। हम आज बात करेंगे अपने दांतों के बारे में। और अगर हम दांतों के बारे में बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है आज के हमारे पॉडकास्ट पे एक डेंटिस्ट है। जी हाँ, आज के इस पॉडकास्ट में हम डेंटिस्ट्री फील्ड पे बात करेंगे। और इस पे इस फील्ड को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग शर्मा, जो कि एक डेंटिस्ट हैं। और उनकी स्पेशलिटी लेज़र डेंटिस्ट्री पे है। मतलब वो लेज़र ट्रीटमेंट से लेज़र प्रोसेस से दांतों का ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि ब्लडलेस, पेनलेस होता है। पेशेंट्स जो भी उनके हैं वो उनसे काफ़ी खुश रहते हैं शायद, क्योंकि उनको खून कहीं दिखता नहीं और दर्द उनको होता नहीं। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए हम ये जानते हैं कि दांतों का रखरखाव क्यों, कैसे और किस लिए ज़रूरी है, और हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट पे आज हम बात करेंगे डॉक्टर अनुराग शर्मा जी से। चलिए चलते हैं। नमस्ते सर, विविड टॉक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है यहाँ के। ओके। तो जैसा कि अभी मैंने आपके बारे में जाना है कि आप मतलब लेज़र के थ्रू दांतों का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए, क्या आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, और भी जी। डॉक्टर्स ही हैं आपकी फैमिली में? नहीं, एक्चुअली मैं फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ अपने ओके। फैमिली का। और तो कैसे मोटिवेशन मिला? मोटिवेशन मतलब था पेरेंट्स का कि इनको डॉक्टर बनाना है, साइंस की लाइन में रखना है। तो बचपन से एक आ गया था अंदर कि नहीं, बनना तो डॉक्टर ही है। आपने बोला कि आपकी फैमिली में पहले कोई डॉक्टर नहीं थे, तो फिर आप जी। कैसे डॉक्टर की तरफ, कहाँ से मोटिवेशन आया? स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था कि हाँ। कुछ मेडिकल फील्ड में करना है। तो डेंटिस्ट्री फील्ड में इसलिए गया कि डेंटिस्ट्री में एक परफेक्ट ब्लेंड है साइंस का, क्रिएटिविटी का, आर्टिस्ट्री का और कंपैशन का। तो मुझे बहुत अच्छा ब्रांच लगा ये, इसलिए मैंने डेंटिस्ट्री को अपना एज अ प्रोफेशन मतलब ये बाय लिया। चॉइस आप डेंटिस्ट्री की जी। तरफ आए थे? जी। ओके। तो कितने साल हो गए आपको ये प्रैक्टिस करते हुए? प्रैक्टिस करते हुए तो मोर देन 10 ईयर्स हो गया है मुझे। कैसा एक्सपीरियंस है 10 साल का? बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आए हाँ, होंगे। केसेस में चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं, हर केस एक न्यू चैलेंज के साथ आता है। राइट। बट जब वो ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो उतना ही अच्छा रिवार्डिंग फील भी होता है। और अच्छा लगता है अब तो, मतलब
जब कोई बोलता है कि आपका प्रोफेशन है, तो मुझे लगता है अभी प्रोफेशन नहीं है, अभी ये मेरा लाइफ लॉन्ग पैशन है, मतलब अब डेंटिस्ट्री। मजा आ रहा है। जी, वो बिल्कुल। वैसी वाली बात तो नहीं है कि शुरू मजबूरी में किया था और अब मजा आ रहा है। पता चला एक और गुड्डू भैया, एक और गुड्डू भैया है जिन्होंने शुरू तो मजबूरी में किया था लेकिन अब मजा हाँ, आ अब रहा मज़ा है। आने लगा है। नाइस। आपकी अपनी क्लिनिक है ना? जी, जी। ओके। तो प्लैनेट बियॉन्ड डेंटिस्ट्री, हाँ, या प्लैनेट डी बियॉन्ड डेंटिस्ट्री। प्लैनेट डी बियॉन्ड या डेंटिस्ट्री, थोड़ा सा इसको हाँ, एक्सप्लेन कीजिए, रीज़न कि ये नाम क्यों स्पेसिफाई करिए थोड़ा सा। और एक्चुअली देखिए, डेंटल क्लिनिक्स में डेंटल क्लिनिक, दाँत का अस्पताल या स्माइल डिज़ाइन क्लिनिक, ये सब बहुत कॉमन नेम है। तो प्लैनेट डी मेरा रखने का मेन मकसद ये था कि यहाँ हम पेशेंट को सिर्फ डेंटल ट्रीटमेंट नहीं देते, बल्कि फॉर बियॉन्ड बहुत सारी चीज़ें हम उन्हें बताते हैं। लाइक उनका पर्सनल केयर बहुत अच्छे से करते हैं। जो एक एंग्जाइटी होती है नॉर्मल पीपल की, बहुत बड़ी एंग्जाइटी होती है डेंटल क्लिनिक में घुसने से, उन्हें बहुत डर लगता है। आई एग्री। तो हमारा पूरा कोशिश यही रहता है कि हम उन्हें उस एंग्जाइटी से ओवरकम करें। एक फ्रेंडली माहौल रखते हैं वहाँ पे, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हैं ताकि पेशेंट को ये ना लगे कि कहीं वो हॉस्पिटल या क्लिनिक में आके बैठा है। करेक्ट। हाँ। जी। और बियॉन्ड डेंटिस्ट्री ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये हमारी फिलॉसफी भी है कि हमें ट्रीटमेंट सिर्फ दांतों का नहीं करना है, ओवरऑल वेलबीइंग का करना है, ताकि पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो और उसे ऐसा डर ना लगे कि अब मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है। तो वो जो डर है लोगों के अंदर डेंटिस्ट को लेके, उसको जी। आप मिटाना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें एक जैसे क्या आपका जो भी आपने जो नाम रखा, बहुत सोच समझ के रखा अपनी क्लिनिक का नाम, हॉस्पिटल का। आप म्यूजिक के साथ भी ट्रीटमेंट करते हैं? लाइक मैंने कई डेंटिस्ट को देखा है कि जी। ड्यूरिंग द प्रोसेस वो कुछ एक हल्का सा म्यूजिक ऑन होता है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सूदिंग हाँ, सा, हाँ, या कुछ ऐसे पुराने गाने वो लगा देते हैं हाँ, हाँ। और बहुत सूदिंग सा म्यूजिक होता है वो ऑन करके, और फिर जी, वहाँ जी। पेशेंट उसी में रिलैक्स हो जाते हैं और वैसे। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं भी ये करता हूँ। लाइक सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल कुछ ऐसा राइट। मेलोडी या कुछ भी, हाँ। उससे क्या होता है, दोनों लोग के लिए बहुत अच्छा होता है। डेंटिस्ट का भी कंसंट्रेशन होता है अच्छे से काम करने में, और डेंटिस्ट्री का काम बहुत कंसंट्रेट होके करने वाला काम है, करेक्ट। क्योंकि उसमें सब कुछ मिक्स है और पेशेंट भी रिलैक्स होता है म्यूज़िक के साथ, तो अच्छा लगता है। पर पेन तो होता होगा पेशेंट को? पेन बहुत मिनिमम होता है, हम लोग का कोशिश यही रहता है कि बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट जाए। थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, बट म्यूज़िक के साथ ये चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत रिलैक्स फील करता है पेशेंट भी, डॉक्टर अच्छे कंसंट्रेशन से अपना काम कर पाता है। जी। अच्छा, जैसे हमारे जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि 2 बार ब्रश करो दांतों की सफाई। आज की जनरेशन नहीं करती है, एक बार कर ले वही बहुत है। कई लोग तो एक बार भी नहीं करते, सुबह उठा और चालू हो गए खाना। जी, ये कहाँ तक सही है? और आज की जनरेशन ही नहीं, इवन पहले भी जो, जी। तो वो लोग भी हर कोई 2 टाइम ब्रश नहीं करता है। क्या बिल्कुल, वाकई 2 टाइम ब्रश करना ज़रूरी है? क्या एक टाइम ब्रश करके दांतों को स्वस्थ रखा जा सकता है? क्या ब्रश करना या नहीं करना, या प्रॉपरली कैसे ब्रश करते हैं, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? जनरेशन वाइज इस चीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है? आई मीन एज पर द एज, जी, कोई टीन एज में है तो जी, उनके जी, दांतों का क्या रख रखाव है, कोई उसके बाद 20s में अपने आया, 20s बोले तो 20 to 30 या 30 जी, 40s में मान लीजिए, या उसके बाद पोस्ट 40 या 50 पोस्ट 50 मान लीजिए, क्योंकि उसके बाद बॉडी में से बहुत सारी चीज़ें हाँ, मिनरल्स और विटामिन्स की कमी होनी शुरू हो जाती है 50 जी, के बाद। जी, जी। तो वैसे वो मान लीजिए, तो इसमें स्टेजेस वाइज हम जी। डेंटल केयर कैसे कर सकते हैं ताकि एट पॉइंट कम से कम, ऑल्दो यू आर अ डेंटिस्ट, जी। ये आपका काम है, पर फिर भी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लोग खुद से उस चीज़ को अच्छे तरीके से कर सके, उनको डॉक्टर्स के पास जाने की कम ज़रूरत पड़े, इसके लिए वो सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं?
जी, देखिए जैसे स्टेजेस वाइज? हाँ, आपने कहा कि डॉक्टर के पास कम से कम जाना पड़े, तो अगर आपको प्रॉब्लम ट्रीट नहीं कराना है डॉक्टर्स के पास जाके, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास हर 6 महीने पे जाना होगा। ओह माय गॉड! ताकि वो आपका रेगुलर चेकअप करे, और कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वो चीज़ हो सके, मतलब अगर कुछ है, केरीज अगर आ रही है, तो वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए, उसको फिल करके काम कंप्लीट कर दे, मतलब वो इस स्टेज तक ना पहुंचे कि आपको पेन हो। जी। राइट। और ब्रशिंग का जो है, तो ब्रश आपको 2 टाइम तो एकदम मैंडेटरी है। ब्रश का है, आप एकदम सॉफ्ट ब्रश यूज़ करिए, 2 टाइम करिए, हर 3 महीने में ब्रश को चेंज करिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ब्रशिंग बच्चे से लेके बड़े तक, ओल्ड एज तक सबको करना चाहिए, और नाइट ब्रशिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। जी। इवन जो कुछ होते हैं, जो कल्चर है हमारा बेड टी वाला और ब्रेकफास्ट वगैरह वहीं हो गया, तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल ज़रूरी है आप रात में ब्रश करिए, ब्रश करने के बाद सोइए, सुबह उठ के आप बेड टी साथ में कुछ स्नैक्स बिस्किट वगैरह ले सकते हैं, आप उसके बाद ब्रश करिए, चलेगा। बट नाइट ब्रशिंग इंपॉर्टेंट है, और सुबह आप आफ्टर ब्रेकफास्ट भी ब्रश कर सकते हैं अगर आप नाइट ब्रशिंग कर रहे अगर हैं आप तो। नाइट ब्रश कर रहे हैं तो जी, एल्स आपको पहले ब्रश करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले जैसे कहा जाता था, अभी ये क्वेश्चन कंटिन्यूड है, बीच में एक हाँ चीज मुझे जी याद जी आई। जी पहले जैसे कहा जाता था कि या अभी भी लोग कहते हैं, सुबह सुबह उठ के बासी मुंह से तांबे के लोटे में या कुछ भी गर्म पानी ऐसे पियो। जी जी वहां तो ब्रश का सीन नहीं आता है। जी। तो वो लोग जो रात को ब्रश नहीं करते हैं, क्या उनको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, या उनको पहले ब्रश करना चाहिए फिर कुछ भी बासी पानी? नहीं, या उन्हें मैं ये कहूँगा कि रात में ब्रश करिए, वो ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। राइट। तो अगर आप रात में आप ब्रश करके सोते हैं तो गुड बैक्टीरिया का कंटेंट ज़्यादा रहेगा। करेक्ट। तो अगर आप सुबह उठ के वो जो तांबे के ग्लास में पानी पीना और ये सब है, इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि गुड बैक्टीरिया हमारे पेट में जा सके। पेट में जा सके। जी। अगर आपने ब्रश नहीं किया है, ओवरनाइट प्लाक फॉर्मेशन वहाँ पे है, फूड लॉजमेंट है, तो बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे, तो वो हमारे पेट में जाएंगे, तो वो फ़ायदा करने के बजाय और थोड़ा नुकसान ही करेगा। नहीं करेंगे। जी। करेक्ट। ओके। और एज ग्रुप वाइज क्या आपका सुझाव होगा, और जो एज, अभी के हाँ यूथ से जो ये नहीं कर रहे हैं, जी, उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? देखिए एज ग्रुप वाइज देखें तो बच्चों की ब्रशिंग तो स्टार्ट कर देनी चाहिए जब उनके मुंह में पहला दांत आता है। जी। इवन दांत नहीं भी रहता है तो उसको कॉटन से उसके गम्स को क्लीन वाइप करना चाहिए। जी। हाँ। तो ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए जो टूथपेस्ट होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं होता है, लाइक फ्लोराइड वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कैविटीज़ का रिस्क बढ़ता है, तो फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट यूज़ करने चाहिए। बच्चों जी के लिए टूथपेस्ट आपने बोला, बच्चों जी के लिए टूथपेस्ट क्या होता है? नॉर्मली क्या देखते हैं, जो बच्चे बड़े हो गए, जिनको जो ब्रश करने लगे हैं, जी। पेरेंट्स जो टूथपेस्ट यूज कर रहे होते हैं, उसी में से छोटू सा एक निकाल करके वो दे देते हैं बच्चों के ब्रश करने के लिए। जी ठीक है। जी। उनके लिए अलग से तो कुछ ऐसा आता नहीं? नहीं, बिल्कुल आता है। नहीं, हाँ नॉर्मल मिडिल क्लास हाँ फैमिलीज में अगर हम बात हाँ करें तो बिल्कुल, हाँ अलग से उनके लिए स्पेसिफिकली कोई टूथपेस्ट लेके नहीं नहीं आता। आता। जी तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कुछ ब्रांड्स ऐसे जो बच्चों के लिए यूज करने चाहिए कि हाँ उनके दांत स्वस्थ रहे? क्योंकि ऑब्वियसली उनकी अगर स्किन नाजुक होती है तो उनका दांत भी नाजुक होता होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर उनके स्किन के लिए अलग प्रोटेक्शन है, अलग केयर है बेबी केयर से, तो टीथ के लिए भी होना चाहिए। होना तो चाहिए, इसमें आप बिल्कुल। क्या ब्रांड्स नेम्स सजेस्ट करेंगे? देखिए ब्रांड नेम तो बहुत सारे ब्रांड हैं जो किड्स टूथपेस्ट बना रहे हैं। बस बेसिक फंडा क्या है कि जब बच्चों के दांत आ जाते हैं, बच्चों जैसा आपने कहा स्किन सॉफ्ट है, बच्चों के दांत भी सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए उसे मिल्क टूथ बोलते हैं बच्चों के दांतों को। उसमें कैविटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑफ कोर्स। इस वजह से फ्लोराइड टूथपेस्ट जो 1000 ppm वाले फ्लोराइड टूथपेस्ट होते हैं, बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइन करके बनाए जाते हैं वो। ओके। और हम लोग तो क्लिनिक में रिकमेंड करते हैं कि बच्चों के लिए किड टूथपेस्ट आप अलग से लीजिए। आपका डॉक्टर रेड्डी का है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ग्रुप फार्मा का है, अच्छे अच्छे टूथपेस्ट हैं। ओके। तो बच्चों के लिए तो बिल्कुल ज़रूरी है कि उनका टूथपेस्ट अलग हो, क्योंकि उस टूथपेस्ट में जो कंटेंट है वो अलग है, एडल्ट के टूथपेस्ट में जो कंटेंट है वो बिल्कुल अलग है। ओके। तो
अपना टूथपेस्ट दे देना बच्चे के लिए, वो सिर्फ उसके लिए एज अ फ्रेशनर काम करेगा और कुछ हेल्प नहीं करेगा उसके डेंटल हेल्थ में। ओके। जी। और बड़ों के लिए किस तरीके का टूथपेस्ट होना चाहिए? बड़ों के लिए भी टूथपेस्ट जैसे नॉर्मल टूथपेस्ट है सारे, वो एज अ फ्रेशनर ही यूज़ होते हैं। बड़ों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है ब्रशिंग टेक्निक। अगर आप पूछेंगे कि टूथपेस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या टूथब्रश ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ब्रशिंग टेक्निक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके। अगर आपकी ब्रशिंग टेक्निक अच्छी है और आप टूथपेस्ट नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो आप मेंटेन कर सकते हैं दांत को। अगर कोई कैविटी या ऐसे चीज़ें नहीं है तो मेंटेन कर सकते हैं। ब्रशिंग टेक्निक में आप क्या रेकमेंड करेंगे? लाइक अगर इस पॉडकास्ट के जो भी लोग ये देख रहे हैं, अगर जी। उनको आपने ब्रशिंग टेक्निक के बारे में बोला, तो अगर उनको समझना है कि ब्रशिंग टेक्निक सही क्या होती है, जी। तो व्हाट विल यू से फॉर देम अभी? अभी के लिए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे ब्रशिंग करनी है तो उसमें 3-4 पॉइंट्स है, उसको बिल्कुल ध्यान रखना है। जी। पहली चीज़ तो आपका ब्रश। जी। ब्रश बिल्कुल अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश होने चाहिए। जी। ब्रश हर 3 महीने पे चेंज होना चाहिए। जी। वो ऐसा होता है कि ब्रश का जब तक ब्रिसल्स फैल नहीं गया है या झड़ नहीं गया तब तक हम चेंज नहीं करते ब्रश को। बिल्कुल तो होता है। ये नहीं होना चाहिए, हर 3 महीने पे आपका ब्रश चेंज होना चाहिए। टेक्निक की बात करें तो ब्रश का जो ब्रिसल है वो जब हम अपने मुंह के पास, दांत के पास रखेंगे तो उसको थोड़ा सा एंगुलेटेड करेंगे। ऐसे बुकिश लैंग्वेज में बोले तो 45 डिग्री एंगल होना चाहिए, बट वो एग्जैक्ट हो नहीं पाएगा। तो एटलीस्ट इतना हो कि वो गम लाइन के तरफ टिल्टेड हो। करेक्ट। अगर आपका ऊपर का दांत है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्ट हो, नीचे का दांत है तो थोड़ा नीचे की तरफ। गम लाइन और दांत का जो जॉइंट है वहाँ पे वो ब्रिसल को रखना है, जेंटली प्रेस करना है। या तो उसे सर्कुलर मोशन में आप घुमाइए या तो फिर उसे बैक एंड फोर्थ मोशन देके एक शॉर्ट स्ट्रोक दे दीजिए। तो हाँ, जो भी आपका फूड पार्टिकल प्लाक है, वाइप आउट करने हाँ के वो लिए। सारा वाइप आउट हो जाएगा। करेक्ट। और ये करने में, बताने में शायद लंबा टाइम लग रहा होगा, बट करने करने में नहीं में लगता। मोर देन 2 मिनट्स, मतलब मोर देन 2 मिनट्स भी नहीं लगेगा। और 2 मिनट आइडियल टाइम है ब्रशिंग के लिए। उससे लंबा ब्रश नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। और उसमें जो पेस्ट होता है, कई बार होता है ब्रिसल में लोग पूरा भर भर के पेस्ट लगा लेते हैं, जितना ब्रिसल का साइज है उतना हाँ। पेस्ट होता है। वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा सा, एकदम पी साइज, मटर के दाने इतना साइज का टूथपेस्ट लगाना है बस। ओके। तो कोई ऐसा कुछ उसके अंदर का कंपोजिशन आप बताएंगे जो होना चाहिए? क्योंकि देखिए, मार्केट है, मार्केट में बहुत सारा टूथपेस्ट है। कोई ताजगी के नाम पे बिक रहा है, कोई नमक के जी नाम पे बिक रहा जी है, जी। कोई आयुर्वेद के नाम पे बिक हाँ रहा है, हाँ जी। पर बिक रहा है बहुत सारा टूथपेस्ट। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या टूथपेस्ट, और कोई टूथपेस्ट लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किसके लिए क्या सही है। बहुत ये होता है कि जिनको सेंसिटिविटी होती है जी वो ढूंढ के लाएंगे तो कुछ ऐसा टूथपेस्ट जो सेंसिटिविटी के लिए ठीक हो, तो जी। वहां पे थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं लोग कि हाँ भैया मेरी दांत में सेंसिटिव है, मैं गर्म ठंडा नहीं चलता मेरे को, तो ऐसा टूथपेस्ट दो जो सेंसिटिविटी पे कंट्रोल करे। एल्स कोई नहीं सोचता कि हम कौन सा टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, जी लाल मंजन यूज कर रहे हैं कि हाँ हरा हाँ, मंजन की, कौन बिल्कुल सा बिल्कुल। मंजन पता नहीं होता लोगों को। जी आप क्या रिकमेंड करेंगे कि किस तरह का टूथपेस्ट यूज करना चाहिए? अगर मैं पर्सनली बात करूं, जी अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं वेद शक्ति यूज करती हूँ। अच्छा। ठीक है, मेरा जी टूथपेस्ट वेद शक्ति है। वो मुझे फ्रेशनेस भी फील कराता है। ठीक है, ब्रशिंग टेक्निक ऑफ कोर्स जो आपने बोला वही है मेरी, जी पर वो मेरे को फ्रेशनेस फील कराता है। एंड समहाउ एक वो है, मेंटल वो है कि आयुर्वेदिक है तो चलता है, ठीक है वो बढ़िया होगा, ऐसा एक। जी ऑल्दो कोलगेट का है पर फिर भी ठीक है, चलता होगा। तो लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो सोच रही हूँ वो सही हो। जी। ठीक, तो आप उसमें रिकमेंडेशंस क्या देना चाहेंगे? रिकमेंडेशन जैसे अभी मिड एज है या फिर यंग एज, जब भी दांत में कैविटी का रिस्क बढ़ता है तो हम लोग यही रिकमेंड करते हैं, कोई भी आप नॉर्मल टूथपेस्ट लीजिए, बस उसमें फ्लोराइड कंटेंट होना चाहिए जो कैविटीज़ को प्रिवेंट करता है, गम्स को हेल्दी रखता है। अभी जैसे आपने बताया लाल मंजन या कोई भी आयुर्वेदिक मंजन, तो आयुर्वेदिक मंजन अगर आप ले रहे हैं या पेस्ट अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसमें जो एब्रेसिव क्रिस्टल्स हैं वो कम से कम हो। क्योंकि आयुर्वेदिक पेस्ट, ऐसे फ्रैंकली बताऊं तो हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं,
क्योंकि Okay. उससे दांत घिस जाते हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स उसमें उसमें हाँ होते हैं उसमें तो एब्रेसिव पार्टिकल्स थोड़े ज़्यादा होते हैं नॉर्मल टूथपेस्ट से या किसी भी मेडिकेटेड टूथपेस्ट से। ओके तो लॉन्ग टर्म में, स्टार्टिंग में तो नहीं होगा कुछ, बट लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ब्रश ऐसी चीज़ है जो आपको डेली करना है, तो लॉन्ग टर्म में यूज़ करते करते वो दांतों को घिस देता है। ओके जी, तो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट अगर ना यूज़ करें तो अच्छा है। ओके जी तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? फ्लोराइड की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो? जी, जिसमें फ्लोराइड कंटेंट हो, क्योंकि ऐसे भी टूथपेस्ट हैं जिसमें फ्लोराइड है ही नहीं। है जी, वो सिर्फ फ्रेशनेस के काम फिर वो आता टूथपेस्ट क्यों है? है। नहीं, जेन्युइनली अगर वो ज़रूरी है तो फिर उनको जी टूथपेस्ट नहीं होना चाहिए। जी अच्छा ठीक है। तो अब आपने ये बोला कि आयुर्वेदिक ना यूज़ करें क्योंकि उसमें ग्रैन्युल्स होते हैं जी छोटे-छोटे। हाँ फाइन। अब हम थोड़ा-सा पीछे जाते हैं, पीछे के ट्रेडिशन में जब जी ये टूथब्रश का शायद उतना प्रचलन नहीं था। जी लोग दातून करते थे, जी ठीक है? एंड कुछ लोग राख से भी मुँह धोते थे। जी कुछ लोग नींबू, नमक और सरसों का तेल का ऐसा वो बना के उससे भी धोते थे, जी मुँह धोते थे। तो वो सारी चीज़ें कहाँ तक ठीक हैं? आई मीन दातून कितना सही है दाँतों के लिए? क्योंकि उसमें उसमें बेनिफिट्स तो हैं ऑफ कोर्स, च्यू होता है तो गम्स स्ट्रॉन्ग होते गम्स हैं, हेल्दी टीथ होते हैं। स्ट्रॉन्ग जी होते हैं। जी पर वो क्लीननेस की अगर हम बात करें हम्म तो वो कितना फेवरेबल है क्लीन करने के लिए, कितना सही है वो? दूसरी चीज़ ये कि अगर दातून के अलावा हम बात करें, नमक, तेल, नींबू वैसा कुछ होता है, अभी जी ऐड भी आता जी है आपके टूथपेस्ट में नमक है। नमक है। जी तो जी वो जो पुराना ट्रेडिशन था तो हम्म उन चीज़ों की बात करें, नमक से अगर धो रहे हैं तो उसमें तो ग्रैनुल्स होते हैं, जी दैट विल जी क्लीन योर टीथ ऑफ कोर्स, फ्रेशनेस भी देता है, हम्म ठीक है। और राख से भी लोग धोते हैं, मिट्टी से भी लोग धोते हैं, उसका क्या सीन है? मतलब इसको थोड़ा सा स्टेज वाइज बताएंगे आप? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दातून आपने बोला, दातून बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप उसको ब्रश के साथ करते हैं, ब्रश आप कर रहे हैं, दांतों की सफाई अच्छी हो गई, दातून अच्छा है आपके गम्स के लिए और आपके सिस्टमिक हेल्थ के लिए। ओके मतलब कि दातून क्या है, थोड़ा कड़वा है ना। हमारा जितना भी टूथपेस्ट है थोड़ा सा मीठा करेक्ट है ना। हाँ तो होता क्या है, मीठे टूथपेस्ट जब आप सुबह सुबह कुछ मीठा लेते हैं, ठीक है, आपने खाया नहीं बट टेस्ट तो गया, हाँ हाँ तो वो हाँ एक तरह से एसिड प्रोड्यूस करता है, तो थोड़ा सा एसिडिक होता है नेचर उसका। ओके और दातून क्या है, वो कड़वा है, तो हम्म वो आपके पीएच को बैलेंस करके रखता है, मुंह के अंदर भी और गट के अंदर भी। ओके तो रात को अगर आपने ब्रश किया है और सुबह अगर आप दातून कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम्म उस उसके कंडीशन बाद में हाँ, आप ब्रेकफास्ट करके अगर आपको नहीं सेटिस्फेक्शन हो रहा है तो आप ब्रश कर लीजिए, दैट इज़ गुड। ओके हाँ, बट दातून अच्छी चीज़ है। ओके वो दांतों को बहुत अच्छे से क्लीन नहीं करता, बट वो एक एक्सरसाइज कराता है दांतों को हाँ और मसूड़ों बेसिकली को। जी, गम्स एंड टीथ का वो एक्सरसाइज ज्यादा एक्सरसाइज लगता है है। मेरे को। जी, बिल्कुल वही है हाँ वो। हाँ जी, और नमक, तेल और नींबू नमक, की तेल बात और करें तो नींबू की बात करें तो वो सिर्फ आपके मसूड़े के लिए है। गम्स को गम्स को वो हेल्दी करता है। नमक, उसमें आप मस्टर्ड ऑयल डालिए, राइट उससे, क्योंकि जब हम लोग किसी पेशेंट, जब वो एजेड हो जाते हैं पेशेंट, सारे दांत एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आफ्टर लास्ट एक्सट्रैक्शन जब उसके मुंह का लास्ट दांत हम लोग निकालते हैं तो उसको बोलते हैं अब इसका घाव भर जाने दीजिए 10-15 डेज, उसके बाद 1 महीने तक थोड़ा मस्टर्ड ऑयल में नमक डाल के मसूड़ों की मालिश करिए, वो मसूड़ों के आपके टाइट कर देगा, ओके तब इस पे हम डेंचर दे पाएंगे। ओके तो दैट इज़ गुड फॉर गम्स। ओके हाँ, एंड राख से जो लोग धोया करते थे वो राख और मिट्टी का इतना कुछ ऐसा वो नहीं है। ओके अब तो खैर राख को फिर से वो चारकोल टूथपेस्ट में करके लाया एग्जैक्टली जा रहा एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली तो मे भी थोड़ा वाइटनिंग में अच्छा हेल्प करता होगा, डज इट बट वर्क? अभी कुछ ऐसा प्रूवन नहीं है प्रूवन नहीं है हमारे पास। राइट ओके दांतों की क्लीननेस, मसूड़ों की पे बात है अभी चल रही, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही, ओरल कैंसर। जी लोगों को ओरल कैंसर्स हो रहे हैं जी मल्टीपल रीजन से। हम्म। तो आपके हिसाब से ज़्यादा प्रोमिनेंट रीज़न क्या है ओरल कैंसर का? देखिए, ओरल कैंसर बहुत कॉमन है। अगर ओवरऑल कैंसर देखें तो 15 to 30% ओवरऑल कैंसर में से ओरल कैंसर है इंडियन पॉपुलेशन में। और उसका सबसे बड़ा जो वजह है वो डिलीटेरियस हैबिट्स हैं, लाइक टोबैको, स्मोकलेस और स्मोक, कोई भी टोबैको है,
साथ में अल्कोहल कंजम्पशन है। ये तो मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद इनवाइट करते हैं। करेक्ट, हाँ हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं है, अगर ये वो एक्सटर्नल जेनेटिक है। फैक्टर्स है हाँ, जिसको ये हम एक्सटर्नल फैक्टर्स इनवाइट हैं करते हैं, राइट, जिससे हाँ, हम उसे इनवाइट कर रहे हैं। राइट, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बस हम उसको फिर प्रिवेंट कर सकते हैं अगर जेनेटिक है वो चीज़ ओके, किसी को है, और तो आपका थोड़ा सा रिस्क हाई रहता है कि हो सकता है। ओके, तो ऐसे केस में आपको जो फर्स्ट अलार्मिंग साइंस होते हैं, लाइक अगर मुंह में आपके नॉन हीलिंग अल्सर्स बार बार हो रहे हैं या मसूड़े में कहीं रेड एंड वाइट लीजन हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट को दिखाना है कि वो उसी टाइम पे क्योर हो जाए। ओके, एक सबसे बड़ा, अगर मुंह के कैंसर का बात करें तो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है वो फ्रिक्शनल केरेटोसिस की वजह से होती है। मतलब कि जो दांत है हमारा, कई बार आड़े टेढ़े होते हैं, या अक्कल दाढ़ जो विजडम टूथ आता है वो सोया हुआ वो होता है। हाँ, नीचे वाले तो अक्सर सोए हुए आते हैं, ऊपर वाले जो आते हैं वो अक्सर मसूड़े में आता है। मतलब मसूड़े की तरफ होता है, बिल्कुल गाल की तरफ एकदम तिरछा होता है। ओके, तो वैसे लोगों को बहुत ध्यान देना होगा कि अगर उस रीज़न में कभी आपको छाला हुआ, अल्सर हुआ, तो उसको तुरंत इमीडिएटली डेंटिस्ट को दिखाना है। ऐसे तो छाला नेचुरली होता है, 5 डेज 7 डेज में हील हो जाता है, बट वहाँ अगर हुआ है वो छाला, तो बार बार उस दांत से लग लग के वो छाला बढ़ता रहेगा। और कोई भी घाव मुंह के अंदर अगर 1 महीने से ज़्यादा है तो वो प्रोग्रेस करके कैंसर बना सकता है। ओके, जी। और भी रीजंस है, जैसे HPV इन्फेक्शन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है, तो उससे बचने के लिए वैक्सीनेशन लेके रखना चाहिए। इम्यून सिस्टम अगर लो होता है तो उसमें भी हाई रिस्क होता है कैंसर या किसी भी डिजीज़ के ग्रो करने का। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, ये मेन फैक्टर्स हैं। अच्छा, ये एक दांतों की एक प्रॉब्लम होती है जिसको पायरिया बोलते हैं, जी, जी। उसका रीजन क्या होता है और क्या वो आगे जाके कैंसर हो सकता है? अच्छा, पायरिया बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हम्म, और इसकी सबसे बड़ी वजह है इग्नोरेंस। जो हम, जैसा आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि हम लोग ब्रश दांत को नहीं, बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, राइट, डेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, करेक्ट, जबकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम्म, पायरिया को पेरियोडोंटाइटिस बोला जाता है। उसका होने का सबसे बड़ा वजह यही है कि हम लोग ओरल हाइजीन पे ध्यान नहीं देते, पुअर ओरल हाइजीन हो जाता है, फूड डिपॉजिट्स होता रहता है, उसको क्लीन करने का कोई भी वो नहीं करता है। ओके, तो वो बढ़ते बढ़ते इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि फिर वो रिवर्ट बैक होना भी पॉसिबल नहीं होता। ओके, जब पायरिया अपने सीवियर स्टेज पे होता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि वो कैंसर में नहीं होता है टर्न ऑफ, बट मतलब कैंसर में नहीं बदलता है, लेकिन वो खुद में बहुत बहुत पैथेटिक चीज होती है बहुत वो। पैथेटिक चीज़ होती है। बैड ब्रेथ बहुत बैड ज़्यादा ब्रीथ आता होता है, है, ब्लीडिंग गम्स होता ब्लीडिंग है, गम्स आता है, राइट, मसूड़े दांत आपके ढीले पड़ जाते हैं, राइट, सीवियर केसेस में फुल माउथ एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। ओ, जी। टेंशन और स्ट्रेस से भी ओरल कैंसर का कुछ ऐसा कनेक्शन है क्या? टेंशन और स्ट्रेस को आप कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली तो नहीं है, बट इनडायरेक्टली बहुत अच्छा रोल प्ले करता हाँ, है। मैंने कहीं पढ़ा था, जी। ये तो अभी मैं आपसे ओरल कैंसर के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था हम्म, कि आपको मतलब बॉडी में अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार कुछ गलत खा रहे हो, पी रहे हो या आपका हैबिट गलत हो। जी। कई बार एक्सट्रीम लेवल ऑफ टेंशन भी जो है या स्ट्रेस जो है वो भी आपको कैंसर की ओर लेके जाता है। बिल्कुल। जो क्रॉनिक स्ट्रेस होते हैं, मतलब जो आपने बताया स्ट्रीम लेवल और बहुत लंबे टाइम से अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, तो वो बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को लो कर देता है अगर आपको क्रोनिक स्ट्रेस है तो। और फिर कैंसर सेल ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, फिर वो होने के चांसेस होंगे। डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट इनडायरेक्टली वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जी। मतलब टेंशन हर चीज के लिए हाँ। रिस्पॉन्सिबल है। जी। अच्छा, ओरल कैंसर जो है हम्म, वो क्यूरेबल है एक बार हो गया तो? जैसे अब तो डॉक्टर्स क्लेम करते हैं इधर ब्लड कैंसर हो या कोई भी कैंसर हो तो कहते हैं कि अब वो क्यूरेबल है, वी कैन फाइट विद दैट। क्या सेम चीज ओरल कैंसर में भी है, वो क्यूरेबल है? कैंसर का नेचर हर जगह सेम है। ओके, बस ओरल कैंसर में ये है कि अगर वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है, लाइक स्टेज 1 स्टेज 2 में है,
स्मॉल ट्यूमर्स है जिसमें लिम्फ नोड वगैरह इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो उसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं या फिर रेडिएशन से पूरा हटाया जा सकता है। उसमें जो सक्सेस रेट है मोर देन 80% है। ओके। हाँ, तो बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। स्टेज 1 में? स्टेज 1 एंड स्टेज 2, अच्छा, दोनों अर्ली स्टेज 1। डिटेक्शन हाँ, इसका की है कि अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो ट्रीटमेंट टाइम से होने पे वो सर्वाइवल अच्छा है। ओके। बट अगर वो स्टेज 3 स्टेज 4 में चला गया है तो पहले तो उसमें ट्रीटमेंट पूरा देना होगा, सर्जिकल, देन रेडिएशन, देन कीमोथेरेपी। उसके बाद भी मतलब ये कह सकते हैं कि लाइफ जो बहुत पहले रुक जानी थी वो हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। थोड़ी लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, बट ये नहीं कह सकते कि नहीं वो 100% क्योर हो जाएगा। तो अगर डिटेक्ट ये कैंसर अगर किसी को डिटेक्ट होता है, भगवान ना करे, पर कैंसर अगर किसी को डिटेक्ट होता है तो उनको क्या प्रिवेंशंस लेनी चाहिए along with the treatment? प्रिवेंशन में अब जैसे कैंसर के बहुत सारे रीज़न हैं। पहले तो सारे हैबिट्स को अपने स्टॉप करना चाहिए और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखना है, अपने विल को स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि हम उससे जितना ज़्यादा फाइट कर सकें। जी। और खान पान में भी कुछ ऐसा? खान पान में हाँ बिल्कुल, आपको विटामिन रिच मिनरल रिच चीज़ें ज़्यादा खानी है। मतलब फिर ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा लिए, फिर हर चीज़ें बहुत लिमिटेड हो जाती हैं और ऐसी चीज़ें लेनी है जिससे, ऐसी चीज़ें ही खानी है जिससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से बूस्टअप रहे, बॉडी हेल्दी रहे और उसके साथ फाइट कर सके। ओके। अच्छा, किसी को अगर रेगुलर बेसिस पे सम सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद माउथ अल्सर्स हो रहे हैं, मतलब जी। छाला पड़ना या जीभ पे जो छोटे छोटे छोटा दाना जैसा आ जाता है, तो वो अगर हो रहा है तो खाने पीने में भी उसके बाद बहुत परेशानी होती है। जी। नमक बिल्कुल नहीं जा पाता, मीठा भी बहुत जी। मुश्किल से जा पाता है। जी। तो उसका क्या रीज़न होता है और उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि वो रुक सके? आई मीन उससे लोग छुटकारा पा सकें। देयर आर मेडिसिन्स जिसको लगा के थोड़ी देर हाँ, के लिए थोड़े तो दिन के लिए हाँ, थोड़ी रिलीफ देर के लिए होता है। रिलीफ हो जाता है, ठीक हो जाता है वो जल्दी, पर उसका एक परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो ये उसका रीज़न होता है कि आपको बार बार ऐसा अल्सर हो क्यों रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है अगर आपको प्रॉब्लम कहीं स्टमक में है, कोई अगर एसिडिटी। हाँ एसिडिटी है, बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर है अगर उसका स्टमक का, तो अल्सर्स आपके वो अलार्मिंग साइन है कि अब धीरे धीरे वो अल्सर पेप्टिक अल्सर में बदलेगा, मतलब पेट के अंदर भी अल्सर्स होंगे। ये एक रीज़न है मेन। ओके। तो उसमें आपका खान पान सुधारना है, विटामिन सी रिच फूड लेना है और ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी है, मसाले वाली चीज़ें अवॉइड करनी है। ये सारी चीज़ें हैं जो प्रिकॉशन आप अर्ली स्टेज में ले सकते हैं तो बच सकते हैं उससे। अभी हम प्रिकॉशंस की बात कर रहे थे, तो वो मतलब कौन सा ऐसा फूड है जो दांतों के लिए बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए? जी। मतलब बच्चे हैं, बहुत छोटी एज में लोग, और बहुत लोगों का बहुत सस्ता सा प्यार भी होता है, चॉकलेट पकड़ा देते हैं अपने हाँ, बच्चों को, ठीक जी। है? बहुत बिगनिंग स्टेज से कैविटी वहीं शुरू हो जाती है उनकी। जी। जी। उसके बाद फिर थोड़ा निश्चिंत इसलिए होते हैं, अरे दूध का दांत है, टूट जाएगा, हाँ। फिर से आ जाएगा। जी। लेकिन वो तो हैबिट में आ गया ना। हाँ। एंड बड़े भी लोग हैं, वो लोग भी चॉकलेट्स खाते हैं, प्लस च्युइंगम्स होते हैं। हाँ। तो ये सारी चीज़ें और कुछ फूड हैबिट्स और भी होंगी जो दांतों के लिए नहीं होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे और क्या बताएंगे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जी। जी। जो कि हमारे दांतों को इसको बचा के रखे? हाँ, इसको आप 2 पार्ट में कर लीजिए कि गुड फूड्स फॉर टीथ एंड बैड फूड। बैड फूड। राइट, हाँ। तो बैड फूड में सबसे पहले आता है शुगर। जो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग कंट्रोल कर पाते होंगे। हाँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में शुगर जाता ही जाता है। एकदम। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज़ वही है। स्टिकी फूड है, कुछ भी जो दांतों में चिपक जाता है वो है। कोई भी फूड जिसमें मिनरल्स विटामिन्स ये सारी चीज़ें नहीं हैं। जंक फूड्स हो गया, ये सब हैं जो आपके शुगर स्टिकी फूड हैं। ये सारे चीज़ आपके डेंटल कैविटी कॉज करते हैं। जो जिसमें लेस विटामिन या मिनरल्स होते हैं वो गम्स के लिए अच्छे नहीं हैं, वो गम्स को डैमेज करेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स भी इंक्लूडेड है इसमें? कोल्ड ड्रिंक, सोडा, ये सब है इसमें। दांतों को का हाँ वो इरोड बेसिकली भी करता है ना?
हाँ, इरोजन होता है दांतों का, हाँ, वो इरोड भी करता मतलब है। एक तरह से कटाव होता है। हाँ। इनेमल जो दांत की सबसे ऊपरी लेयर इनेमल होती है, सोडा, एसिडिक चीज़ कुछ भी, सोडा हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, इवन आपका नींबू पानी हो गया। नींबू पानी अच्छा है, बट उसको स्ट्रॉ से पीना चाहिए। है। हाँ, ताकि आपके दांतों में कम से कम उसका कांटेक्ट हो। क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस लोग सुबह सुबह हम्म, गट्स क्लीन करने के लिए नींबू पानी और शहद तो जरूर लेते हैं। लेते हैं। और ये आपने कहा मीठा भी नहीं जाना हाँ, है, एसिडिक भी नहीं शहद जाना है। बहुत प्योर कहीं नहीं मिलता है, तो करेक्ट। शहद को अवॉइड करें, नींबू पानी पीजिए। और वो भी अगर पॉसिबल है तो स्ट्रॉ से पीजिए। अदरवाइज़ अगर आप बहुत अच्छे हेल्थ कॉन्शियस हैं और दांतों का भी उतना ही अच्छे से ख्याल करते हैं, तो आप नींबू पानी पीजिए और उसके आधे घंटे बाद, एटलीस्ट आधे घंटे बाद ब्रश करिए। क्योंकि नींबू पानी पीने के बाद मुंह का पूरा जो नेचर होता है वो पूरा एसिडिक होता है। और आप नोटिस करेंगे जब भी थोड़ा एसिडिक नेचर होता है तो दांत पे जब आप जीभ लगाएंगी तो वो थोड़ा सॉफ्ट सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई सॉफ्ट लेयर आ गई उस पर, वो आपका इनेमल लेयर ही है। वो फिर धीरे धीरे हार्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता, बट इतना होता है कि अगर आप रेगुलर उस पर ब्रश करेंगे तो वो कटेगा। इरोड होगा, हाँ। जी। ओके। एंड गुड फूड्स क्या होते हैं, गुड फूड्स? गुड फूड्स में आपका सबसे पहले तो आता है ऐसे फूड जो दांतों को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करते हैं, लाइक कैल्शियम रिच फूड, मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें, इससे दांत की स्ट्रेंथ अच्छी होती है। और उसके बाद आपका कुछ क्रंची फ्रूट्स होते हैं और वेजीज होते हैं, जैसे एप्पल हो गया, कैरेट हो गया, इसको आपको बाइट करके च्यू करना चाहिए। ये नेचुरल क्लिनजर होते हैं। ओके। हाँ, जैसे आपने कुछ स्टिकी फूड खाया है, उसके बाद आप एक गाजर खा लीजिए, या इवन घर में बच्चे हैं जो स्टिकी फूड, चॉकलेट खा लिया या पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया, राइट। उसके बाद उन्हें ब्रश नहीं करना है, राइट। कि बच्चों को तो आप बार बार ब्रश करा नहीं करा नहीं सकते, सकते, हाँ। तो उन्हें आप एक कुकुम्बर दे दीजिए या एक कैरेट दे दीजिए। हम्म। वो अगर वो खा लेते हैं तो क्रंची है, वो उसके फाइबर्स जो हैं, वो जो भी फूड स्टिक हुआ होगा टूथ में, उसको निकाल देंगे। उसको निकाल देगा। ओके। जी। तो इस फाइबर फाइबर जिसमें ज्यादा हो वैसे फूड हाँ। खाने चाहिए। जी, ये दांतों के बिल्कुल। लिए भी अच्छा दांतों होता के लिए भी अच्छा है। है। ओके। और तीसरी चीज़ हो गया जिसमें एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स हैं, वो आपके गम हेल्थ के लिए अच्छे हैं। इवन आपका ग्रीन टी बहुत अच्छा है, गम फ्रेंडली है। ओके। जो लीफी वेजीज हो गए और साथ में नट्स हो गए, ये सारे गम के लिए भी अच्छे हैं और आपके डेंटल बोन के लिए भी अच्छे हैं। ओके। अच्छा, अगर किसी को कैविटी हो गई, मान लो, जी। बहुत बहुत माइल्ड है, हल्की सी हम्म, कहीं पे हम्म, वैसे, हम्म। एंड उस नॉर्मली आप जब डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो बोलते ठीक है कोई नहीं, हम इसको क्लीन कर देते हैं और क्लियर करके उसको हील कर देंगे, वहाँ पे जो हाँ, भी वहाँ पे फिलिंग कर देंगे। फिलिंग कर जी। देंगे वहाँ पे। अगर हम ये नहीं कराना चाह रहे हैं तो हमें जी। क्या करना है ताकि वो उससे आगे ना बढ़े? जो हमारा वो पॉइंट है जी। जहाँ पे कैविटी दिख रही है, जी। वो जी। पॉइंट उतना ही बड़ा रहे, उससे आगे ना बढ़े। देखिए, अगर वो केरीज अरेस्टेड है, मतलब बहुत दिनों से, 2 साल 4 साल से बस उतनी ही दिख रही है, तो फिर आप उस पर वही केयर करिए कि जब भी कुछ खाते हैं, इंश्योर रहिए कि वहाँ कुछ फूड पार्टिकल ना फंसे। हम्म। और जितना ज़्यादा क्लीन रख सकते हैं मुंह को, उतना क्लीन रखिए, हम्म। तो वो प्रोग्रेस नहीं करेगा। हम्म। बट अगर प्रोग्रेसिव केरीज है जो 1-2 महीने में बढ़ता जा रहा है, तो फिर आपको उसको ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। अगर प्रोग्रेसिव नहीं है तो उसको केयर करके हाँ, रख उसको सकते हैं। आप केयर करके मेंटेन कर सकते हैं, बट हम्म। पॉसिबल नहीं है क्योंकि लोग इतना केयर कर नहीं पाते हैं। करेक्ट। आई एग्री। माउथ वॉश यूज करना चाहिए? माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं एज अ सपोर्टिव पार्ट। ये रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता ब्रशिंग का, फ्लॉसिंग का या टूथपेस्ट का। हम्म। बहुत बार माउथ वॉश ऐसे कहते हैं पानी में डालो थोड़ा और हम्म। फिर उसको गागल करके उसको फिर बाहर डालो। बहुत बार क्या होता है कि ऐसा फील किया जाता है कि जब आपने उसका लिया और व्हेन यू स्टार्टेड गार्गलिंग विद इट, तो वो एक अजीब सा जलन जैसा कुछ फील कराती है। अच्छा। तो जी। वो वैसे कंडीशन में आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, तब बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए उसे, क्योंकि क्योंकि हाँ। जो आपका चीक रीजन होता है इनसाइड का, जी। उन रीजन्स पे थोड़ा वैसे लगेगा जैसे वो फर्ज करो जैसे
कटे हुए पे स्पिरिट लग जाता हो, ठीक है ना, तो हाँ वैसा हाँ कुछ, तो जी। उस कंडीशन पे क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, उस टाइम पे आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। और उस टाइम पे आपको डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए कि यहाँ कुछ मसूड़े में मेरे कोई गम्स में या फिर गाल के अंदर अंदर वाले म्यूकोज़ा में कहीं कोई घाव तो नहीं है, या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जिसकी वजह से ये लग रहा है ना? ओके। वैसे तो माउथ वॉश एंटीबैक्टीरियल होता है और वो फ्रेशनेस का काम करता है, मतलब ब्रेथ को फ्रेश करता है। बस ये 2 काम है तो उसका। इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करना चाहिए या ये ऑप्शनल है? ये ऑप्शनल है। ओके। कुछ मेडिकेटेड माउथ वॉश होते हैं जो रेगुलर, मतलब आफ्टर सम ट्रीटमेंट हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप इसको इतने दिन यूज़ करिए, फिर स्टॉप कर दीजिएगा। ओके। डेंटल ट्रीटमेंट आपने भी बदलाव ही किया है। डेंटल ट्रीटमेंट का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। जी जी पहले हम सुनते थे कोई लोग हैं जिनका खानदानी ये काम चला चला आ रहा है, जी वो बैठते हैं, वो डॉक्टर भी नहीं होते थे, जी 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 ठीक है, जी। वो बैठते थे, बस उनका खानदानी था, गए वहां से, पर कुछ तो भी किया होगा उन लोगों ने, हाँ हाँ। ठीक है, और उसका एक जनरेशन वाइज चलता जाता था। अब चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं, जी यहाँ तक कि अ, एक पर्सनल केयर तो जो लोग सोचने लगे हैं, अब देखने लगे हैं, उसके अलावा ऑर्नामेंटल जिसको बोलते हैं ऑर्नामेंटेशन ऑफ टीथ, उस पे भी लोग ध्यान देते हैं। जी लाइक अगर मेरे दांत थोड़े जैसे होता है ना, दांतों के बीच में गैप्स होते हैं, हाँ उनको जी भी लोग कम करने की कोशिश करते हैं। थोड़े उठे हुए दांत हैं हाँ तो हाँ उनको भी क्लिप्स तो पहले भी लगती थी, लेकिन अब देखा है मैंने कि कुछ एडवांस क्लिप्स आ गई हैं, जो कि वो पहले जैसे एक एक दांत को हम ऐसे पकड़ के और बैंड लगा करके वैसा वाला होता था, वो ना करके, आई डोंट नो द एक्चुअल टर्म फॉर दैट, पर वो ना करके अब ऐसा कुछ क्लिप जैसा, वाकई एक क्लिप जैसा सिंपल, हाँ, एक वो बैंड, अलाइनर्स होते हैं जी। हाँ, बैंड टाइप का हम यूज करते हैं। डज इट वर्क वो बैंड, या वो पुराना जो ट्रेडिशनल क्लिप था वो काम करता है? काम दोनों करता है। अलाइनर्स एक तरह से एडवांसमेंट है। ओके। जो भी आपका, जो आपने टर्म सारी चीज़ें बताई, वो सब एक माल अक्लूजन टर्म में आता है, जिसमें दांत आगे पीछे, क्रूग टीथ होते हैं, करेक्ट। क्राउडिंग होती है दांतों में, Right. स्पेसिंग होती है। राइट। तो इन सब के ट्रीटमेंट के लिए पहले हम वो ब्रेसेस लगाते थे। ब्रेसेस लगाते थे, हाँ, राइट, हाँ। ब्रेसेस लगाते थे, फिर उसमें वायर लगाते थे, वो ट्रीटमेंट कर, अभी भी वो ट्रीटमेंट होता है। कई ऐसे सीवियर केस होते हैं जो अलाइनर से नहीं हो पाते, तो उसी से करने पड़ते हैं। बट अभी एडवांसमेंट आ गया है, हम क्लियर अलाइनर्स देते हैं पेशेंट्स को। तो अब ये एडवांसमेंट आने से एडवांटेज ये हुआ है कि कोई ऐसा है जिसको सोशल वर्किंग ज़्यादा है, जिसको बाहर ज़्यादा रहना है, या फिर उसका फेस वैल्यू है, उसको बार बार दिखना है, तो वो ऐसे टाइम में भी अपना ट्रीटमेंट ले सकता है क्लियर अलाइनर्स से, जो कि आप लगा के रखेंगे और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया है, या फिर आपका कोई ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और टाइम भी थोड़ा कम लगता है, मतलब अच्छा, पहले उनसे हाँ, उससे उस ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ा टाइम भी कम लगता है, और ट्रीटमेंट का रिजल्ट अच्छा है उसका। ओके। तो हम अभी मॉडर्न टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे अभी जितने भी हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं दांतों के लिए, आपने भी शुरुआत करी है लेजर के थ्रू, जी तो ये लेजर वाली टेक्निक क्या है, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे? इसमें जी आप कैसे क्या करते हैं पेशेंट्स के साथ में, जी। किन किन तरह मैंने के? आपको सारे ही जो डेंटल एडवांसमेंट आए हैं डेंटल ट्रीटमेंट में, जितनी भी एडवांसमेंट आई है, सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी बता देता हाँ, हूँ। बिल्कुल। जी, पहले स्टार्ट करते हैं लेज़र डेंटिस्ट्री से। लेज़र डेंटिस्ट्री को बोला जाता है ये फ्यूचर ऑफ डेंटिस्ट्री है, क्योंकि जो लेज़र से हम काम करते हैं वो बिल्कुल ब्लडलेस होता है, पेनलेस होता है, मतलब कोई भी सर्जरी करनी है तो आप आराम से लेज़र से करिए, ना पेशेंट को पेन होगा, ना तो उसको ब्लड निकलेगा, और इसकी हीलिंग भी फास्ट होगी। और जैसे कई बार होता है कि मसूड़े में ये ग्रोथ है, वो बार बार हम कट करवा रहे हैं, बार बार ग्रो हो जा रहा है। लेज़र से एक बार कट हो जाएगा तो उसका रिकरेंस का चांस भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाता जीरो है। हो जाता है, जी, ओके। तो बहुत अच्छी चीज़ है लेज़र, और बहुत अच्छे से यूज़ भी हो रहा है फ्रिक्वेंटली। अभी तो बहुत लोग करने लगे हैं लेज़र डेंटिस्ट्री, और अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि सोसाइटी को अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए। ऑफ कोर्स जी, मिलनी चाहिए, हाँ। और दूसरा चीज़ हो गया आपका डिजिटल एक्सरे। पहले हमारा वो कन्वेंशनल एक्सरे होता था जिसको सिर्फ डॉक्टर देख पाता था। प्लेट लगा के। हाँ, बिल्कुल। वो डेंटल का ऐसे छोटा सा एक्सरे आता था, या फिर बड़ा भी कराते थे तो फिल्म दिखता था। तो उसमें बहुत मुश्किल होता था पेशेंट को समझा पाना कि आपको क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अभी जो क्योंकि वो डिजिटल डॉक्टर ही एक्सरे, समझ हाँ पाते थे। बिल्कुल, हाँ, हाँ, हाँ। तो अभी जो डिजिटल एक्सरे है वो उसमें मॉनिटर में आपका पूरा स्क्रीन पे आ जाएगा,
आप पेशेंट को अच्छे से कंपेयर करके बता सकते हो कि ये आपका हेल्दी टूथ है, इस टूथ में इन्फेक्शन है, यहाँ पे ये दिख रहा है, इसको हमें ट्रीट करना है। तो पेशेंट भी अच्छे से समझ पाता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है, मेरा अभी क्या ट्रीटमेंट होगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट मेंटली प्रिपेयर होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ें होनी हैं। तो ये अच्छा चीज़ हुआ है। दूसरी चीज़ इंट्राओरल वो आए हैं स्कैनर्स, ओके। जिसमें पहले जब कभी कैप वगैरह लगाना होता था या मुंह में कोई भी काम करने के लिए हमें दांतों का नाप लेना पड़ता नाप था। लेना होता था, जी, करेक्ट। उसमें मटेरियल को मिक्स करके फिर ट्रे में लगा के लोड करके फिर हम लोग इम्प्रेशन करते थे। ओके। कई लोगों को जिसको बहुत ज़्यादा गैग रिफ्लेक्स है, मतलब मुंह में कुछ जाते ही अगर उनको उल्टी जैसा आता है तो उनके लिए बहुत टफ होता था ये काम करना। बट ये स्कैनर आ जाने से बहुत अच्छा हुआ है कि हम बस स्कैन करते हैं, 3D वो स्कैन हो जाएगा, 3D प्रिंटर से उसका प्रिंट निकल जाएगा, आपका मुंह का मतलब पूरा मॉडल वो हाथ में आ तैयार जाएगा। कर देंगे। हाँ, और उस पर फिर ईजिली काम हो जाएगा। तीसरा मैंने आपको लेज़र डेंटिस्ट्री बता ही दिया। डेंटल इम्प्लांट्स हैं। इम्प्लांट्स एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है जब दांत हमारा कोई निकल जाता है। दांत निकल गया, एक्चुअली देखिए दांत पूरे इस तरह अलाइन होते हैं। अब इसमें से कोई भी एक दांत निकला तो वो बाकी दांतों को इफेक्ट करता है। आज नहीं करेगा लेकिन 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद वो करेगा, डेफिनेटली करेगा। हाँ। जैसे आपका वर्टिब्रा होता है पूरा एक का एक अटैच होता है, किसी एक में डैमेज हुआ तो फिर पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सेम उसी तरह ये काम करता है। अगर आपका एक दांत निकला तो उसके ऊपर वाला दांत, उसके पीछे वाला दांत, उसके आगे वाला दांत, ये सब मूव करेंगे, सब अपने पोजीशन से हिल चेंज जाते होंगे। हैं। हाँ, जी, बिल्कुल। क्योंकि दांतों की ये प्रॉपर्टी होती है, वो लाइफ टाइम थोड़ा मूव करते रहते हैं। ओके। एक दूसरे को ऊपर नीचे वाले दांत स्टॉप करके रखते हैं। जब हम बाइट करते हैं तो एक दूसरे को स्टॉप करते हैं, आगे पीछे वाले एक दूसरे को स्टॉप करते हैं। जब एक दांत निकलता है तो बाकी दांतों में फिर कुछ ना कुछ डैमेज आना स्टार्ट हो जाता है। ओके। तो इसलिए जो डेंटल इम्प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छी चीज़ इसलिए है कि वो पूरा उसका मैकेनिज्म जो हमारे नेचुरल टूथ का है वही है। जैसे दांत में अंदर हड्डी में रूट होता है, उसी तरह हम इम्प्लांट को डालते हैं हड्डी में और उसके ऊपर से हम कैप लगाते हैं, जिस तरह हमारा एक राउंड पोर्शन ऊपर का दिखता है इंट्राओरली मुंह के अंदर। ओके। तो ये भी एक अच्छा एडवांसमेंट है। ओके। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडवांस डेंटिस्ट्री में आ रही हैं। हाँ, जो एडवांस डेंटिस्ट्री है वो बहुत फास्टर है, सेफर है और बिल्कुल पेनलेस है। तो बहुत अच्छा है, आगे चल के और अच्छा होने वाला है ये हाँ, फील्ड। ये होना भी चाहिए। आपने बोला कि ब्लडलेस होता है, पेनलेस होता है, राइट? जी आरसीटी भी ब्लडलेस और पेनलेस होता है, वो भी लेजर से होता है? हाँ, आरसीटी भी लेजर से होता है। ओके। जी, जैसे ट्रेडिशनली तो वो बहुत ड्रिल ड्रिल करके करके। एंड ऑल जी वो जी ऐसे। जी। तो अभी इसमें प्रोसेस क्या होता है लेजर वाले में? इसमें देखिए लेज़र 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, सॉफ्ट टिश्यू लेज़र एंड हार्ड टिश्यू लेज़र। ओके। तो जो हम ड्रिल वाला काम करते थे उसको हम लेज़र से करते हैं, हार्ड टिश्यू लेज़र से। ओके। हार्ड टिश्यू लेज़र से हमने पल्प चैम्बर को ओपन कर दिया और क्योंकि लेज़र है तो वो ब्लड आने नहीं देगा, पूरा पल्प एक्सकवेट करेगा। उसके बाद फिर उसको हम जो बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन वगैरह है वो करते हैं और फिर लेज़र से ही उसको कैनाल को पूरा स्टरलाइज करते हैं और उसको फिर हम लोग ऑब्चुरेट कर देते हैं, मतलब ब्लॉक कर देते हैं। जो कैनाल जहाँ से पल्प निकला है, जो जगह कैनाल बना हुआ है, उसको पूरा ब्लॉक करके ऊपर से फिलअप कर देते हैं। तो उसके लिए आपको पेशेंट्स के, जो भी पेशेंट हो जिनका भी आप आरसीटी करते होंगे, उनके गम को नम करना पड़ता है? हाँ, एनेस्थीसिया पल्प वाले केस में देना पड़ता है। पल्प वाले केस में देना जी। पड़ता है क्योंकि इधर लेजर से हो लेकिन उनको पेन तो उसमें हाँ, आएगा, है ना? जब दांत की नस कटेगी तो पेन तो पता चलेगा, जाहिर सी तो बात बेसिकली उसको एनेस्थेटाइज करना पड़ता है। जी। ओके। दांत की नस आपने बोला, तो सेंसिटिविटी भी आई गेस नसों का ही कुछ प्रॉब्लम है। दांतों जी की जो नसें जी होती जी हैं जी, उसमें ही प्रॉब्लम आने पे सेंसिटिविटी होती है, ओपन पोर्स होते हैं आई गेस। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये क्यों होती है और इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? ओपन पोर्स अगर होते हैं जैसे मैंने बोला, जो वो प्रॉब्लम होती क्यों है और इसका परमानेंट जी, सोल्यूशन क्या है? पोर्स ओपन तभी होते हैं बेसिकली, वो टिब्यूल्स होते हैं। इनेमल होता है हमारा सबसे ऊपरी लेयर, उसके नीचे डेंटीन होता है, उसके नीचे पल्प होता है जिसको दांत की नस बोलते हैं। तो जो डेंटाइनल टिब्यूल्स होते हैं, डेंटीन के अंदर जो ट्यूबुलर उसका स्ट्रक्चर होता है, जब इनेमल वहाँ से इरोज हो जाता है, इनेमल अगर कट के हट जाता है, खिस जाता है, तो हमारे वो ट्यूबुल्स ओपन हो जाते हैं। तो कोई भी सेंसेशन वो ट्यूब्यूल से डायरेक्टली ट्रेवल करता है हमारे पल्प के पास। ओके। और पल्प के पास जब कुछ भी आएगा तो वो
बिल्कुल अपना नर्व वाला हाँ, काम वो करेगा, इन्फॉर्मेशन ब्रेन एकदम तक से ही, पहुंचाएगा हाँ, और फिर वो झन्नाटेदार हाँ इन्फॉर्मेशन होती बिल्कुल है। बिल्कुल हाँ, तो बस बिल्कुल सही झन्नाटेदार इन्फॉर्मेशन होती है वो, और झंझनाहट उससे आती हाँ, है। उसमें बेसिकली जो टूथपेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं वो उसका मैकेनिज्म यही है, वो उस ट्यूब्यूल को ब्लॉक करता है। ओके, बट टूथपेस्ट क्या है, आप रेगुलर यूज़ करिए तो वो टेम्परली ही ब्लॉक होता है। हाँ, इसीलिए तो परमानेंट जी, सोल्यूशन पूछा। परमानेंट सोल्यूशन में अगर पॉसिबल है तो वहाँ पे फिलअप करवाइए, फिलिंग्स करवाइए। ओके, अगर उससे भी नहीं रिलीफ मिल रहा है तो फिर उस दांत पे कैपिंग करवाइए। ओके। जी, मतलब ये कंडीशन आई गेस जैसे आपने बोला कि वहाँ पे फिलर्स करवाइए, तो अगर उस दांत पे कुछ कैविटी दिख रही होगी तो ये कंडीशन है। जी, अगर जी। नहीं दिख रही, इन जनरल सेंसिटिविटी है, इन पूरे जनरल में ही हाँ, सेंसिटिविटी है फिर। इन जनरल या पूरे दांतों में अगर सेंसिटिविटी है तो वो ऐसी सेंसिटिविटी है जो टूथपेस्ट से क्योर हो जाएगी। अच्छा, अगर आप टूथपेस्ट मेडिकेटेड यूज़ करते हैं तो वो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर देंगे, ओके, तो उससे वो चला जाएगा। तो आप कुछ टूथपेस्ट रेकमेंड करना चाहेंगे जो कि बेहतर हो इन चीज़ों के लिए? नॉर्मली टीवी एड्स और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो सेंसोडाइन वर्क करता है दांतों की सेंसिटिविटी पे। जी। ये एक ऐड आता है। हम्म ऑल्दो मेरा कोई ये नहीं है कि मैं किसी ब्रांड को बोलूं, हम्म। बट बीइंग अ डॉक्टर, अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर पेशेंट्स अगर कोई है जिनको ये प्रॉब्लम है जी। सेंसिटिविटी की, उनको ये पता चल जाए कि हाँ, ये टूथपेस्ट यूज करके मेरे दांत की जो प्रॉब्लम है, जो अनलेस अनटिल थोड़ी क्रोनिकल नहीं हो चुकी है, तो जी, उस जी। कंडीशन में हम सॉर्ट आउट हो सकती है। तो इसलिए मैं ये पूछ रही थी कि अगर आप कुछ नाम सजेस्ट करते, देखिए, रिकमेंड कर सकते अच्छे हैं। टूथपेस्ट बहुत सारे हैं मेडिकेटेड वाले, जैसे आपका ग्रुप फार्मा का शाई एनएम करके आता है, वो एक अच्छा टूथपेस्ट है सेंसिटिविटी ब्लॉक करने के लिए। डॉक्टर रेड्डी का वेंटेज आता है, वो अच्छा टूथपेस्ट है सेंसिटिविटी ब्लॉक करने के लिए। इवन स्टिम कंपनी का री इनेमल आता है, वो भी एक अच्छा टूथपेस्ट है जो सेंसिटिविटी को ब्लॉक करता है। ओके, जी, बाकी तो कॉमर्शियल चीज़ें चल ही रही हैं। चल ही रही हैं। ओके। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे लोग ना, जो आपने भी बताया कि टूथपेस्ट वगैरह को लेकर के, या लोग जितने कॉन्शियस हैं अपने दांत वगैरह को लेके, अम, अगर मानते हैं कि किसी को कुछ डेंटल इश्यूज हैं, लाइक जो आपने बोला था ना कि विजडम टिथ जो होते हैं हमारे, जी, जी, तो विजडम टिथ अगर टिल्टेड है, जी। या वो बार बार स्वेलिंग दे रहे हैं पर वो हुँ, बाहर नहीं आ रहे हैं, जी, तो जी। उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? उसमें एक और कंडीशन है, लेकिन ये पहले आप बता दो, फिर मैं पूछूंगी दूसरी जी। वाली। देखिए, विज़डम टूथ की बात करें तो विज़डम टूथ मोस्टली देखा जाता है कि नीचे वाले इम्पैक्टेड ही आते हैं, वो तिरछे होते हैं, कहीं या तो पूरा लेटा होगा या फिर थोड़ा-सा एंगुलेटेड होगा। हम्म, तो ऐसे केस होने की सबसे बड़ी वजह हमारा जॉ का साइज़ इतना बड़ा नहीं होता कि वहाँ पे विज़डम टूथ प्रॉपर आ पाए। ओके, जी, कई बार क्या होता है, वो इस तरह से लेटा होता है जैसे आगे वाला दाँत है, ये पीछे वाला दाँत यहाँ ऐसे लेटा है। अब वो पुश कर रहा है इसको भी, तो उसकी वजह से जो आगे वाला दाँत हमारा हेल्दी है, उसमें भी कैविटी बन जाता है पीछे के करेक्ट साइड से। करेक्ट करेक्ट, जी, इंटरनली। हाँ, इंटरनली। हाँ हाँ, अब उस केस में क्या होता है कि या तो इसको आप एक्सट्रैक्ट करके हटाइए और इसका रूट कैनाल करिए। अब जैसे आपने पूछा स्वेलिंग होती है बार-बार बट दाँत बाहर नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में पहले तो एक मुँह का एक बड़ा ओपीजी कराते हैं, एक्स-रे कराते हैं, ताकि ये पता लग पाए कि जॉ में उतना स्पेस है कि नहीं उस दाँत को आने के लिए, या तो उसका एंगल कैसा है। अगर वो एंगुलेटेड है, देख के क्लियर हो जाता है कि वो एक्सट्रैक्ट मतलब ईज़िली आपके दाँत मुँह में इरप्ट नहीं हो पाएगा। तो उसमें फिर ऑप्शन सिर्फ यही बचता है कि उसको सर्जिकली रिमूव कराना पड़ता है। ओके। जी। और ये कितना रिस्की है और ये कितना मतलब इजी है सर्जिकली उसको रिमूव कराना, क्योंकि वहाँ पे बोन थोड़ी वैसे स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होती है, आई जी, गेस। जी, जी। मैंडिबल बोन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है बॉडी की। हाँ, जी। तो वो कितना रिस्की है और कितना इजी है आपके हिसाब से? देखिए, ट्रीटमेंट सारे कुछ ना कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स के साथ आते हैं। ये तो तो है। इसमें भी है, जैसे नॉर्मल एक्सट्रैक्शन बहुत ईज़ी चीज़ है, बट विज़डम टूथ एक्सट्रैक्शन क्योंकि ये थोड़ा सर्जिकल हो जाता है, तो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट हो जाता कॉम्प्लिकेटेड है। है। बट
और इसमें क्योंकि हमें कई बार कंडीशन ऐसा होता है कि वहाँ की बोन हटानी पड़ती है। करेक्ट, हाँ। सिर्फ अगर मसूड़ा हटा के काम हो जाए तब तो थोड़ा कम वो होता है, बट अगर बोन भी हटाना होता है तो बोन हटा के पूरा दांत को एक्सट्रैक्ट करके फिर सूचर वगैरह करने के बाद पेशेंट को 2-3 दिन तक थोड़ी स्वेलिंग भी रहती है उस एरिया में। तो विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन में थोड़ा सा तो है कि हाँ वो टफ है, और उसमें डॉक्टर का भी काम अच्छा खासा होता है, प्लस पेशेंट को भी 2-3 दिन लगता है उससे ओवरकम होने में। ओके, जी ओके। तो ये तो था कि जब हम लोअर जॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है। जी। सेम अपर जॉ में भी है। क्या ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है किसी पेशेंट की कि अपर जॉ में स्पेसिफिकली विजडम टिथ के निकलने की जगह ही ना हो? बिल्कुल। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में अगर वो बार बार परेशान कर रहा है आपको, हाँ, तो फिर उसको उसी तरह सर्जिकली एक्सट्रैक्ट करना और पड़ेगा। परेशानी नहीं किया उसने तो पड़ा रहने दीजिए। ऐसा मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि जॉ में टूथ निकलने की जगह ना हो? हाँ, ये पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है। इवन आपके आगे के दांत भी कई ऐसे होते हैं जो जॉ में इम्पैक्टेड पड़े रहते हैं, मोस्टली केनाइंस जो यहाँ पे है। कई लोगों का मतलब ऐसे नॉर्मली पता नहीं लगता, बट वो जब डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप कराते हैं तो पता लगता है कि आपका केनाइन दूध वाला ही है और आपका हड्डी में यहाँ फंसा हुआ है। ओह, ये कंडीशंस भी होते हैं। तो वो तो बहुत रिस्की होता होगा। बिल्कुल रिस्की होता है, बट ट्रीटमेंट तो करना है अगर वो बाद में परेशान, क्योंकि जो भी दांत आपके बोन में है वो आगे चल के सिस्ट बना सकता है। ओह माय गॉड। जी। तो इसलिए इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डेंटिस्ट के पास जाना हर 6 महीने पे अगर ज़रूरी नहीं है। जाना चाहते तो भी हर 6 महीने पे जाइए। हाँ बिल्कुल। आई रिमेम्बर। ओके, हमारे इस पूरे पॉडकास्ट में एक सेगमेंट होता है रैपिड फायर का। अच्छा। ठीक है, नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू कि क्वेश्चंस मेरे जो पहला थॉट आए वो आप बता दें, एंड उसके बाद अगर मैं ऑप्शन दूं तो जो एकदम से रैपिडली आप बता दें कि कौन सा। स्केलिंग और रूट कनाल, व्हाट्स मोर सेटिस्फाइंग टू परफॉर्म? बोथ। ये अलग था। अगर अच्छा, कोई एक हो तो रूट कैनाल। रूट कनाल। यस। टूथब्रश इलेक्ट्रिक और मैनुअल? मैनुअल। वन डेंटल मिथ दैट ड्राइव्स यू क्रेजी? दांत निकालने से आंखों की रोशनी कम हो जाती है। व्हाट्स मोर पेनफुल, हार्ट ब्रेक या रूट कनाल? रूट कैनाल। ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा टफ लगा। नहीं, इसमें थोड़ा ऑप्शंस और होने चाहिए थे कि मतलब हार्ट पेन और टूथ पेन ऐसा होना चाहिए था। नहीं। रूट कैनाल तो अच्छा प्रोसेस है, पेन होता है ऑब्वियसली, किसी किसी को ज़्यादा होता तो है। ज्यादा पेनफुल क्या, हार्ट ब्रेक पेनफुल है या रूट कनाल? रूट कैनाल। ओके। डेंटल हेल्थ के हिसाब से वन फूड दैट यू कैन बैन? चॉकलेट्स। योर फेवरेट डेंटल इंस्ट्रूमेंट? तो बहुत सारे हैं ऐसे तो। फेवरेट बहुत सारे थोड़ी होते हैं। लग्जेटर्स। ओके। लग्जेटर मतलब वो इंस्ट्रूमेंट है जो एक्सट्रैक्शन के काम में आता है। ओ, जब दांत कहीं बहुत अंदर फंसा होता है तो उसको लग्जेट करके निकालते हैं। बिल्कुल शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है, पॉइंटेड एकदम, और बोन में अंदर से जाके वो दांत को बाहर लेकर आता है। इट मीन्स दैट सेटिस्फाइज यू। यस। यस। तब आपको लगता है ओह मैंने भी डेंटिस्ट्री करी है, हाँ। कुछ तो किया है। ओके, वन थिंग दैट यू विश that people should do for their dental health care, I can matlab you can suggest them or you can टॉयज ब्रशिंग बहुत brush, इम्पोर्टेंट। जी। right? If you could give a single golden rule for dental health, what will be?
ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, ये दोनों काम बहुत ज़रूरी है करना। ओके। 10 साल से आप डेंटिस्ट्री जी। में हैं। अपनी ओवरऑल जर्नी, योर ओवर जो भी इतने 10 सालों में आपका एक सफ़र रहा डेंटिस्ट्री में, डिस्क्राइब इट इन 3 वर्ड्स ओनली, 3 वर्ड्स ओनली। ज़्यादा टफ तो नहीं पूछ लिया? 3 वर्ड्स में क्या बताऊँ मैं? स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जब डेंटल ट्रीटमेंट मतलब प्रैक्टिस में आए, आफ्टर स्कूलिंग, आफ्टर कॉलेज जब प्रैक्टिस में आया, तो सबसे पहले एंग्जाइटी था कि पेशेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट अच्छा होगा नहीं होगा। फिर सेकंड, जब 2 साल 3 साल की प्रैक्टिस हो गई, काम में कॉन्फिडेंस आने लगा, तो फिर कॉन्फिडेंट आया कि हाँ, अब कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छे से काम होगा। और थर्ड, अब जो स्टेज चल रहा है वो प्लेजर बोल सकते हैं। वाओ! एंजाइटी, हाँ, कॉन्फिडेंस एंड देन प्लेजर। प्लेजर, यस। ग्रेट। सो दिस वाज द रैपिड फायर राउंड। अब एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि व्हाट विल यू सजेस्ट इस पॉडकास्ट के माध्यम से? डेंटिस्ट्री पे अलग अलग टॉपिक्स पे हमने बातें करी, जी। सजेशंस, प्रिकॉशंस, प्लस डूज एंड डोंट्स पे भी हमने बातें करी कि क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। जी। आपके साइड से बीइंग अ डेंटिस्ट, हर किसी के लिए एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे, एक सुझाव जो आप बताना चाहेंगे कि अब भाई अपने लाइफ में ऐसा करो, अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए ये ज़रूर करो। कुछ जी। ऐसी चीज़ें जो आप बताना चाहेंगे, आप एक बार बताएं ज़रूर। मतलब सिलसिलेवार तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है कि वन वर्ड ही हाँ। देना है आपको, जी, जी, आप जी। बता सकते हैं इसको, जी। एक कुछ भी ऐसा। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा सबको कि ये वेट मत करिए कि आपके दाँत में दर्द होगा तब आप डेंटिस्ट के पास जाएँगे। कभी भी जब आपको लगता है कि हाँ, अब मैं रेडी हूँ, आप जाके एक बार डेंटल विज़िट करिए, आप क्लिनिक पे जाके विज़िट करिए, डेंटिस्ट से मिलिए, अपना ओरल चेकअप कराइए और इसको एक रूटीन बना लीजिए कि हर 6 महीने पे एक बार डेंटिस्ट के पास जाना है और बस एक रूटीन चेकअप कराना है। कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हम्म। दूसरी चीज़, ओरल हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ओरल हेल्थ जो है वो एक तरह से मिरर है आपके पूरे बॉडी का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओरल हेल्थ अच्छे नहीं होने की वजह से होती हैं, तो थोड़ा सा ओरल हेल्थ को अच्छे से केयर करिए। और ओरल हाइजीन जितना अच्छा रहेगा उतना आपके लिए ही अच्छा है, आपके वेलबींग के लिए अच्छा है। और ब्रशिंग आपको प्रॉपर करनी है, 2 बार करनी है। खाने पीने में थोड़ा वाइजली चूज़ करना है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इवन आप अगर चॉकलेट और ये सारी चीज़ें खाते हैं तो एटलीस्ट उसके 30 मिनट्स बाद आप ब्रश कर लीजिए या अच्छे से माउथ रिंस कर लीजिए, ताकि कुछ स्टिक ना रहे फूड में। स्टिकी फूड ज़्यादातर अवॉइड ही करिए अगर कहीं खाना पड़ जाता है, क्योंकि देखिए, खाने पीने के शौकीन सब होते हैं, सबको अच्छा लगता है खाना बिल्कुल। पीना। हाँ। तो खाइए पीजिए, बट साथ में डेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए कि वो लंबे टाइम तक आप खा पाएँ चीज़ों को। करेक्ट। जी। खाने का तो ऐसा सीन है कि जब निवाला मुंह के अंदर जाता है, पहला बाइट जो भी होता है, तो बस उसका सारा ना चार्म यहीं तक रहता है, मुंह तक ही रहता है। जी। पेट में जाने के बाद तो उसने अपना बिल्कुल, जो बिल्कुल। गति पानी है वो पा ही लेता है। जी। लेकिन इतने ही दूर की चार्म के लिए ना हम इसको भी डैमेज कर रहे होते हैं और पेट को भी हाँ, डैमेज कर रहे होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि स्वाद जीभ पे आता है, टेस्ट हाँ। जब भी आता है, टेस्ट बड हमारा एक्टिव होता है उस टाइम पे। च्यू दांत करते हैं, एक्स्ट्रा उसका टेस्ट निकालने का काम जी, दांत करते जी, हैं। जी। पर हम इनके साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, और हाँ, इनर गट इनर सेल गट्स के गट साथ, हाँ तो जी, नहीं कर बिल्कुल, रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इस कंडीशन में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम क्या खा रहे हैं। बिल्कुल, और आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है ऑलरेडी, तो उसे ये चीज़ वाइज़ली चूज़ करना चाहिए कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। क्योंकि जो टेस्ट है, जो है, सब सिर्फ़ ओरल कैविटी के अंदर है। हम्म। यहाँ से अंदर जाने के बाद कुछ कुछ पता नहीं कुछ भी चलना नहीं है। है, जो है जी, सो टंग में ही है सारा कुछ। जी, बिल्कुल। तो ये आपकी साइड से हमारे दर्शकों के लिए एक हाँ, सजेशन है। जी, तो आपने देखा कि कैसे दांत हमारे लिए ज़रूरी हैं और किस लेवल तक ज़रूरी हैं।
डेंटिस्ट्री के फील्ड में सर अपना कंट्रीब्यूशन पिछले 10 साल से दे रहे हैं, और आज हमने यहाँ पे जो भी बातें करी उससे ये तो क्लियर है कि जो भी हम खा रहे हैं, हम इनर गट हेल्थ की बात करते हैं, हम बॉडी फैट की बात करते हैं, हम हर चीज़ की बात करते हैं, उसकी वजह से हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं खाने के लिए कि नहीं भाई मुझे मीठा नहीं खाना, मुझे ऑयली नहीं खाना। बट एक्चुअली वो हमारे जो दांत होते हैं, जो माउथ के अंदर का एरिया होता है, शायद वो भी कहीं ना कहीं वो आवाज़ लगा रहे होते हैं कि भाई मेरे को ये सारी चीज़ें मत दो खाने को। तो हमें उनकी आवाज़ भी सुननी है, ना सिर्फ अपने फैट गट इनकी आवाज़ सुननी है, बल्कि दांतों की आवाज़ भी सुननी है और उनको प्रॉपर जस्टिस ज़रूर देना है। आई गेस इस एपिसोड के बाद सर ने जो हाईलाइट्स और सर ने जो इनपुट्स दिए हैं डेंटिस्ट्री को लेके, उस पर आप ज़रूर अमल करेंगे। इस एपिसोड से आपको ये फ़ायदे जो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज रही होंगी वो शायद हम उसको पूरा करने में सक्षम हो सके होंगे, और शायद आपको समझ में आया होगा कि हमें आगे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, अब से भी क्या क्या शुरू करना चाहिए, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो हमारे साथ इस पॉडकास्ट पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में हम थैंक यू बोलते हैं सर को भी, जो कि यहाँ पे आए और आकर के उन्होंने इतने वैल्यूएबल इनपुट्स दिए इस पॉडकास्ट पे। थैंक यू सर, थैंक यू सर।